नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। दिल्ली के बाद अब 8वें वेतन आयोग की अगली बड़ी बैठकों को लेकर नया अपडेट जो है वो सामने आ चुका है। आयोग के कामकाज के 9 महीने पूरे होने वाले हैं और इसी बीच एक के बाद एक अहम नोटिस जारी किए गए हैं। सवाल यह है कि दिल्ली के बाद अब किन शहरों में जो है आयोग पहुंचने वाला है, आखिर वहां क्या होने वाला है, क्या बातचीत होगी और क्या इन्हीं बैठकों में फिटमेंट फैक्टर, वेतन बढ़ोतरी, पेंशन और भत्तों जैसे जो है सबसे बड़े मुद्दों पर जो है कर्मचारी की आवाज सुनी जाएगी। तो चलिए केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए आए सुपर अपडेट को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। तो आज के शो में सबसे पहले 8वें वेतन आयोग से जुड़े टॉप 5 बड़े अपडेट जो है क्या क्या है उनको जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर संसद में सरकार ने जवाब दिया। क्या संसद से पटल से जो है ओपीएस को लेकर कुछ पॉजिटिव खबरें आई, इसको भी करेंगे डिकोड। और अंतिम में मिनिमम पेंशन स्कीम को लेकर सरकार का क्या नजरिया है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंटर की शुरू। सर, 8वें वेतन आयोग को लेकर हम लोगों ने फ्राइडे को बात की थी, बड़ी चिट्ठी आ गई थी दिल्ली में बैठकों को लेकर जो है उसके टाइमलाइन आए थे। उसी दिन मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि क्या वो लास्ट बैठक होगा, जिस पर आपने प्रतिक्रिया दी कि नहीं विशाल, आगे और भी जो है बैठकों का जो दौर है वो शुरू हो सकता है। उसकी भी एक लिस्ट सामने आ गई है। क्या है ताज़ा अपडेट? ओवर टू यू। कहा जा रहा है कि 5 सुपर अपडेट्स हैं। क्या अपडेट हैं सर? नहीं, बिल्कुल देखिए, दिल्ली की बैठकों का शेड्यूल आया और एक इस बात की चर्चा उसके साथ उड़ी कि साहब ये लास्ट जो है लेग है बैठकों का, दिल्ली के बाद संभवतः कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। और इसके पीछे ये तर्क था बॉस कि 3 अगस्त को शायद जो है 9 महीने पूरे हो जाएंगे। और 9 महीने इसलिए खास बताया जा रहा है कि 18 महीने का आपने समय लिया था। किसने लिया था? 8वें वेतन आयोग को जो गठित हुई थी पूरी टीम, उसने लिया था। तो आधे जो है समय वो निकल चुका है। तो अब कहा जा रहा है कि भाई अब आधा निकल गया तो आधे के बाद आगे वाला जो काम है उसको करिए। तो वो जो चर्चाएं इन जो तमाम वजहों की वजह से सामने आ रही थी कि साहब यहाँ अब मीटिंगों का पर विराम लग जाएगा और इसके बाद अब रिपोर्ट बनाने का काम शुरू होगा। लेकिन उसके बाद ही 8th पे कमीशन ने अपने नया शेड्यूल जारी कर दिया है बैठकों का। चेन्नई और पुडुचेरी में बैठकों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 7 और 8 सितंबर को चेन्नई में और 9 सितंबर को पुडुचेरी में। तो कुल मिलाकर विशाल, आप ये समझिए कि उस दिन भी हम लोगों ने इस बात का जिक्र किया था कि अभी जो तमाम राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पर आयोग अपनी बैठकें करेगा और तमाम जो एक और नया जो फेज है कंसल्टेशन का, उस फेज में अब ये चीज़ जाने वाली है। और मुझे लगता है कि अगले 1-1.5 महीने कम से कम अभी और बैठकों का राज्यों में बैठकें चलेंगी। उसके बाद संभवतः इस पूरी जो गतिविधि है कंसल्टेशन की, उसको विराम दिया जा सकता है और उसके बाद फिर आयोग जो है अपनी रिपोर्ट तैयार करने का काम करेगा। एक चीज़ यहाँ से स्पष्ट ये भी हो रही है जी कि आयोग ऐसा अब संभवतः ऐसा न हो कि आयोग अपने कार्यकाल के पहले ही, यानी टेन्योर खत्म होने के पहले ही अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दे। ये इस बात को लेकर तमाम खबरें भी बीच में आई थी कि हो सकता है कि आयोग फरवरी-मार्च तक अपनी जो रिपोर्ट है वो सरकार के सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन सर, ये कैसे संभव हो पाएगा? जैसे मैं बार बार आपसे ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ कि 18 महीने में तो 9 महीने तो हमारा मीटिंग में ही चला गया। मान लीजिए सितंबर तक, जैसा कि आप बता रहे हैं सितंबर तक मीटिंग चलेगा, तो सितंबर के बाद भी अगर मान लीजिए कि पुडुचेरी इज़ द लास्ट मीटिंग, तो मान लीजिए उसके बाद क्या इतना एम्पल टाइम बचेगा जिसमें ये सारे रिपोर्ट्स जो हैं वो कंपाइल्ड हो जाएँ, सजेशन सुझाव पर विचार हो जाए? संभव? हाँ बिल्कुल, यही बड़ा फैक्टर है कि और ये जो 9 महीने गुजरे हैं विशाल, ये भी ऐसा नहीं है कि केवल और केवल मीटिंग चली है। इसमें मेमोरेंडम आपको सबमिट करने का टाइम दिया गया, जो 18 क्वेश्चनायर्स थे उसके जवाब देने का वक्त दिया गया, कुछ ग्लिच आई थी उनको दूर किया गया, मंत्रालय से डेटा मंगवाया गया, मंत्रालयों से डेटा मांगा गया और पूरी रूपरेखा तय हुई आयोग की, आयोग का दफ्तर तय हुआ, नए सदस्य जोड़े गए आयोग में। तो ये पूरा पीरियड, हम इसको पिछले साल जब नवंबर में गठन हुआ है तब से हम ये देख रहे हैं कि गतिविधियां सुस्त पड़ती हुई दिखाई नहीं दी। केवल पहले चरण की जो मीटिंग्स हैं उसके बाद कुछ एक छोटा सा विराम, जो लास्ट भुवनेश्वर और कोलकाता की बैठकें हैं, उसके बाद एक छोटा सा बस ब्रीफ पॉज
दिखाई दिया, उसके बाद एक बार फिर तेज़ी से नए सिरे की बैठकें शुरू हो गई। तो जो तमाम संगठन हैं, तमाम जो एम्प्लॉयज़ हैं, तमाम जो पेंशनर्स के संगठन हैं, वो अब आयोग के पास इन राज्यों में अपनी जो मांगे हैं वो रख पाएंगे। तो अब मुझे लगता है कि कई और राज्यों में और यूटीज़ में यहाँ पर बैठकें अब जारी रहेंगी। चलिए सर, ये तो हो गई मीटिंग की बात, टाइमलाइन हमने आपसे समझ लिया। लेकिन सर, इन मीटिंग्स में जो आगे प्रस्तावित हैं, जिस तरह से आपने बताया, उसकी पूरी रूपरेखा बताई, उनमें कौन कौन से जो मुद्दे हैं वो बड़े अहम होंगे सर? क्या फिटमेंट फैक्टर, भत्ते, पेंशन और तमाम तरह की चीज़ों पर डिस्कशन होगा? बिल्कुल होगा। और सबसे बड़ा मसला फिटमेंट फैक्टर का ही है, जिसको लेकर अलग अलग वक्त पर डिमांड सामने आई हैं जी। बड़ी डिमांड 3.833 की है जो NCJCM की तरफ से रखी गई, लेकिन अब जो साउथ में चेन्नई और पुडुचेरी यानी आपका तमिलनाडु और पुडुचेरी के वहाँ के जो एम्प्लॉई संगठन हैं और पेंशनर्स के संगठन हैं, वो भी अपनी डिमांड्स अलग तरीके से रखेंगे। पुरानी पेंशन की डिमांड होगी, भत्तों की डिमांड होगी, DA को मर्ज करने की डिमांड होगी। तो तमाम डिमांड जो पिछले मेमोरेंडम में दिखाई दी हैं, कंसल्टेशन की प्रोसेस में दिखाई दी हैं, वो सब यहाँ सामने आ सकती है विचार। सर, क्लास सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो दिल्ली की बैठक है वो क्या कुछ मायने में बड़ी होने वाली है? क्योंकि यहाँ तमाम लोग हैं, केंद्र शासित जो है प्रदेशों के जो है प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन हैं, प्लस NCJCM का भी जो है उनका अगर समझिए कि मेन तरह से अगर जो मुख्यालय है वो दिल्ली स्थित में ही है, तो तमाम लोग यहाँ पे मतलब सेंटर माना जाता है। तो यहाँ क्या ज़्यादा सेंटर है, लेकिन मुलाकात केवल उनकी होगी जिनसे अब तक मुलाकात नहीं हुई, जिनके मेमोरेंडम जमा है लेकिन वो अभी तक मुलाकात नहीं कर पाए दिल्ली में। तो केवल और केवल उन्हीं संगठनों से जो दिल्ली बेस्ड हैं, दिल्ली NCR बेस्ड हैं, उन संगठनों से ही यहाँ पर विशाल मुलाकात होगी। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। OPS यानी पुरानी पेंशन योजना, एक ऐसी मांग जिसे लेकर लाखों केंद्रीय कर्मचारी जो हैं लंबे समय से आवाज़ उठा रहे हैं। 8वें वेतन आयोग के सामने भी ये मुद्दा जोर शोर से रखा गया, लेकिन संसद में सरकार ने इस सवाल का जो है ऐसा जवाब दिया जिसने OPS को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर जो है फिलहाल विराम लगा दिया। आखिर सरकार ने क्या कहा? कर्मचारी संगठन क्यों कर रहे हैं OPS की मांग? अब आगे क्या होगा? व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? प्रवीण सर का रुख करेंगे। सर, पहली कहानी का ही जो है कंटिन्यूटी है। पुरानी पेंशन जो स्कीम है उसकी मांग लगातार जितने भी कर्मचारी संगठन, चाहे NCJCM हो और तमाम अगर डिफेंस के क्षेत्र के हों, पूर्वोत्तर के अगर राज्यों का अगर संगठन है वो हो, या जो बहुत ही जो है दुर्गम इलाकों में काम कर रहे हैं वो कर्मचारी का जो संगठन है, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये मांग तो ऐसी है कि इस पर जो है आपको विचार विमर्श करना पड़ेगा। नो NPS, नो UPS, ओनली OPS। उस पर क्या संसद से जो है क्या कुछ पॉजिटिव आउटकम आया? आपसे समझना चाहिए। नहीं, देखिए, संसद में सवाल पूछा गया। R गिरिराजन जो हैं संसद सदस्य, उन्होंने सवाल पूछा और उन्होंने सरकार से पूछा कि सरकार बताए कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर, व्यवस्था को लेकर सरकार के क्या इरादे हैं, इसको लेकर आने को लेकर, वापस लाने को लेकर। और उस पर जो श्रम राज्य मंत्री हैं शोभा करंदलाजे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से वित्त मंत्रालय से जो बात हुई है या जो उनके साथ व्यवस्था है, उसमें ये पता चला है कि अभी पुरानी पेंशन व्यवस्था को लाने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। तो सीधे तौर पर जो तमाम संगठन हैं, चाहे NCJCM हो या AIDEF हो, FNPO हो या AINPS EFO एम्प्लॉय फेडरेशन हो, इन तमाम जो संगठनों की जो लगातार मांगे आ रही थी, जिसको लेकर आंदोलन भी हमने देखे पिछले साल होते हुए जी, उन सब आंदोलनों के बावजूद, डिमांड्स के बावजूद, सरकार का ये कहना है कि फ़िलहाल उसके पास न तो कोई ऐसा प्रस्ताव है, न सरकार का कोई इरादा है इसको पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर आने का। ठीक सर, लेकिन इसी से अहम सवाल ये उठता है कि कर्मचारी क्यों डिमांड कर रहे हैं OPS को लेकर? उनके पास तो 2-3 ऑप्शंस हैं, NPS है, UPS है, देन व्हाई दे आर डिमांडिंग फॉर द OPS? इसको लेकर हमने भी विशाल चर्चा की और एक बड़ा जो NCJCM ने भी जो अपनी चिट्ठी लिखी, उसमें ये साफ तौर पे कहा कि साहब, NPS में मार्केट लिंक्ड होने की वजह से यहाँ पर एक बड़ा जो है नुकसान होने की आशंका है जब आप रिटायर होने के लिए जाते हैं। डिसएडवांटेज, बिल्कुल डिसएडवांटेज है यहाँ पर ऐसे तमाम लोगों का जिनको जो इसमें NPS में एनरोल्ड हैं, और अगर मार्केट में कोलैप्स होता है, मार्केट गिरता है,
तो उनकी पेंशन को लेकर एक अस्थिर स्थिति पैदा होती है। कोई सर्टेनिटी नहीं है पेंशन कितनी मिलेगी इस सब को लेकर, और सरकार ने इसको ज़बरदस्ती 1 जनवरी 2004 से इम्पोज कर दिया। तो इस तरह की अनिश्चितता से कर्मचारियों को बचाने के लिए और जो यूपीएस भी जो लेकर सरकार आई उसमें भी कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि जो आपको ज़्यादा पेंशन मिल सके। पुरानी पेंशन को बहाली को लेकर ये सबसे बड़ा तर्क। और सर एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी पहले कह चुका है कि पेंशन का जो अधिकार है, राइट है, इसलिए वो इसे जो है केवल बाजार के भरोसे नहीं छोड़ने देना चाहिए। तो ये तर्क कितना, आप बीच में एक स्टोरी भी आपने दी थी करने को हम लोगों को, उसमें भी एक बात सामने आई थी कि भाई ये कोई खैरात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का एक जो है जजमेंट आया था, उससे क्या इस कहानी को जोड़ कर देखा जाए ओपीएस से? हाँ बिल्कुल, देखिए कर्मचारियों की मांग तो लगातार इसी बात को लेकर है कि साहब आप पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर आएँ। यूपीएस में से केवल 1.25 लाख से भी कम लोगों ने, 26 लाख सर, 26 लाख लोगों में 1.25 लाख लोगों ने से भी कम लोगों ने इसको ऑप्ट किया। इससे ये जाहिर होता है कि यूपीएस पूरी तरह से फेल प्रोडक्ट है, फेल हो गई है। एनपीएस को लेकर पहले ही जो भरोसा नहीं है कर्मचारियों को और कर्मचारियों के संगठनों को, जो छोटी कमाई वाले जो लोग हैं जिनका जो एंट्री लेवल के उस पे कर्मचारी हैं, उनको कम पेंशन मिलने की बात भी यहाँ पर कही जा रही कि साहब इनकी पेंशन जो है वो बड़ी ना के बराबर। जिस तरह से हम लोगों ने 8वें वेतन आयोग वाली स्टोरी में आपसे समझा था कि मान लीजिए लेवल 18 के अगर जो है पदाधिकारी हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल के जो है पदाधिकारी हैं, उनको मान लीजिए एरियर से ही 1 करोड़ के आसपास मिलेगा। तो उनको उतना मुनाफा सिर्फ हो रहा है जब उनको सिर्फ एरियर ही जुड़ के मिल रहा है 18 से 22 महीने के आसपास का। तो आप कहना चाह रहे हैं कि लेवल 1 से लेकर लेवल 5 के बीच के जो कर्मचारी उनको कम पेंशन मिला, आप ये कहना चाह रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल, तो ये बात कर्मचारी संगठन उठा रहे हैं बार बार, और इसको लेकर डिमांड्स तेज हैं। जब बार जितनी बार बैठकें हुई हैं 8th पे कमीशन के साथ, उसमें इस बात को उठाया गया है कि साहब आप पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर आइए। अब सरकार देखिए, जो पहले भी सरकार इस बात को कह चुकी है, सदन में बोल चुकी है कि साहब पुरानी पेंशन व्यवस्था को लाना नामुमकिन है, पुरानी पेंशन व्यवस्था नहीं लाई जाएगी। 2 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ तक कि सरकार ये भी कह चुकी है कि साहब जो यूपीएस है उसको भी एक्सटेंड करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। जितने लोगों ने एनरोल कर लिया अब उतने ही लोग रहेंगे। यहाँ से लोग एनपीएस में वापस जा सकते हैं। अब एनपीएस से यूपीएस में आना नामुमकिन है, और कर्मचारी भी इस बात के लिए राजी नहीं है। कर्मचारी साफ तौर पर यही बात कह रहे हैं कि साहब ना तो यूपीएस चाहिए ना एनपीएस चाहिए, सीधे तौर पर पुरानी। और ये तो सर आंकड़ों से भी दिख रहा है, ओनली 4.5% आउट ऑफ 26 लाख उन्होंने बस यूपीएस को ऑप्ट किया। तो दिख ही रहा है कि उनका मन ही नहीं है तमाम। जबकि मैं रेलवे स्टेशन का भी सफ़र का दौरा किया सर, रेलवे स्टेशन पर भी मैंने देखा कि यूपीएस को लेकर खूब प्रचार प्रसार हो रहा है। तमाम सब जगह पर जो है प्रचार प्रसार किया गया कि 50% जो है आपको पक्की पेंशन की गारंटी दी जाएगी। ये वो दौर था जब पिछले साल जब सरकार ने विंडो बढ़ाई थी, और अंत में 30 नवंबर तक की विंडो सरकार ने दी थी जब तक आप एनरोल कर सकते हैं। 2-3 बार इसको एक्सटेंड किया था सर। हाँ बिल्कुल, एक्सटेंड करके, और पहले 30 जून थी संभवतः, फिर सितंबर में की गई उसको, फिर नवंबर में की गई। और इस पूरे दौरान सरकार ने अखबारों से लेकर रेलवे स्टेशन से लेकर तमाम जगह सरकार ने जमकर प्रचार किया कि साहब यूपीएस किस तरह से एक लाभकारी व्यवस्था है। जी सर, एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि कुछ राज्य जो हैं देश के, उन्होंने ओपीएस को लागू किया, दोबारा लागू किया। जैसे कुछ उदाहरण है राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। इस तर्क से आप कितना सहमत हैं कि इन्होंने ये तर्क दिया जा रहा है कि ये लोग जब कर सकते हैं तो जो रिमेनिंग के जो हैं 20 से 25 राज्य हैं वो क्यों पीछे हैं? नहीं देखिए, राज्यों का करना एक अलग चीज़ है और फिर केंद्र का करना अलग चीज़ है। अगर केंद्र ने कर दिया तो तमाम राज्यों पर ऑटोमेटिकली प्रेशर इफेक्टिव हो जाएगा। बन जाए, नहीं इफेक्टिव नहीं होगा, प्रेशर बन जाएगा। जो राज्य हैं उनको भी फिर आपका अपना पुरानी पेंशन, क्योंकि जिन राज्यों ने किया उन्होंने अपने लेवल पे किया, अपने खजाने के बूते किया, और जिन राज्यों ने किया है वहाँ भी जो एनपीएस का कॉर्पस था सरकार ने उसको उनको देने से इनकार कर दिया। मुझे छत्तीसगढ़ का मामला याद आता। छत्तीसगढ़ में जब एनपीएस का जो फंड थे राज्य ने वापस मांगे कि साहब ये फंड जो एनपीएस के तहत कलेक्ट हुआ है जो राज्य कर्मचारियों का, इसको जो है वो दे दिया जाए ताकि राज्य कर्मचारियों को हम पुरानी पेंशन दे सकें, उसमें इस पैसे का इस्तेमाल कर सकें। तो केंद्र सरकार का जहाँ तक मुझे याद है केंद्र सरकार ने इस बात से साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि आपको जो स्कीम पुरानी पेंशन व्यवस्था को चलाना है तो आप अपने
अपने फाइनेंसेस के बूते पर इस स्कीम को चलाइए। एनपीएस का पैसा यहाँ पर आपको नहीं दिया जा सकता। तो ये सरकार का तरफ था। राज्य अपनी तरफ से अपने कर्मचारियों के लिए लागू कर सकते हैं। कुछ राज्यों में स्थितियाँ खराब भी हुई, पूरे के पूरे बजट, बिल्कुल पूरे के पूरे बजट जो है वो गड़बड़ाए राज्यों के, इस तरह की भी रिपोर्ट आई। लेकिन अगर केंद्र सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर आती है तो तमाम राज्यों पर ये इस बात का प्रेशर बढ़ जाएगा कि वो पुरानी पेंशन व्यवस्था को अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए भी लागू करें। सर इसकी क्या फिजिबिलिटी है, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। तमाम बजट्स हम लोगों ने कवर किए सर, और स्टेट का अगर हम बजट देखते हैं तो उसमें कहा जाता है कि अधिकतर राज्य जो हैं इस देश के, उन पर इतना अधिक कर्ज है कि पूछिए मत। जो लेवल होता है, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हो, कि एक प्रेफर्ड लेवल होता है कितना आप कर्ज ले सकते हैं। राज्यों का जो बजट है उसका एक बड़ा हिस्सा 2-3 मदों में ही चला जाता है। एक आपका सैलरी पेंशन हो गया, बाकी कुछ जो सरकार की वेलफेयर स्कीम्स हो गई वहाँ, तो 2-3 मद जो हैं, इंफ्रा हो गया, तो 2-3 मद ऐसे हैं जहाँ पर चला जाता है पैसा। तो ये तनाव की स्थिति है। अगर हम पैसे को लेकर बात करते हैं, बजट को लेकर बात करते हैं, तो केंद्र भी पिछले, आप समझिए कि जब वाजपेयी एरा में जब इसको ख़त्म किया गया तो तब से लेकर केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें लगातार इस बात की कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरह से उनका सैलरी और पेंशन पर होने वाला खर्च कम हो, ताकि जो पैसा रिलीज होगा, बचेगा, उस पैसे को तमाम दूसरे कामों पर लगाया जा सके। सरकारें उस हिसाब से कमाई संभवतः नहीं कर पा रही जिस हिसाब से उनको कमाई होनी चाहिए, ताकि वो इन जो पेंशन और सैलरी की स्कीमें हैं उनको फंड कर सकें। और सर ओपीएस एक समय में सर चुनावी बड़ा जुमला भी बन गया था सर, मतलब लोग ट्वीट कर रहे थे भाई कि आप अगर मेरी सरकार आई, फलां की सरकार आई तो हम ओपीएस देंगे, इस तरह की भी बातें देखने को मिली। बिल्कुल नहीं, देखिए मुझे याद आ रहा है 18 के संभवतः चुनाव थे, जब कुछ राज्यों में चुनाव थे, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान के। उस वक्त ये अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ, उस वक्त सबसे बड़े तौर पर ये मसला आया था कि आप पुरानी पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे, और तब बीजेपी की जो जीत हुई थी उसकी वजह से फिर ये हुआ कि ये इस मुद्दे में ज़्यादा दम नहीं है, और इसलिए फिर ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। तो सर व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, एक लास्ट सवाल सर, ओपीएस को लेकर तमाम जितने भी लोगों के मन में अगर उम्मीद है, आशा है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे अभी? नहीं, देखिए सरकार के लिए मुश्किल है इसको लागू करना, केंद्र सरकार के लिए मुश्किल है। सरकार ने 2 स्कीमें ऑलरेडी रखी हुई हैं। मुझे लगता नहीं है कि सरकार अपने खजाने पर बर्डन इस तरह का डालेगी जिससे कि एक नया बर्डन, जो करोड़ से ज़्यादा लोग मौजूद हैं, उनको पुरानी पेंशन का फिर लाभ दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के करोड़ों बुजुर्गों के लिए न्यूनतम पेंशन की मांग एक बार फिर जो है संसद पहुंची। सवाल यही था कि क्या केंद्र सरकार सभी बुजुर्गों के लिए मिनिमम पेंशन फॉर ऑल योजना जो है शुरू करने जा रही है। इस पर सरकार ने संसद में अपना रुख पूरी तरह साफ कर दिया है। इतना ही नहीं, ईपीएस पेंशन क्लेम, सोशल सिक्योरिटी फंड और निष्क्रिय जो है ईपीएफ खातों में जमा 9,330 करोड़ से ज़्यादा की रकम को लेकर भी जो है अहम जानकारियाँ दी गई हैं। तो अब संसद में क्या कुछ बातें कही गई हैं, प्रवीण सर का रुख करेंगे पेंशन ईपीएफ को लेकर। सर ओवर टू यू। ये भी एक मामला है मिनिमम पेंशन फॉर ऑल, इस पर क्या अपडेट है सर? नहीं, देखिए आर गिरिराजन का ही इस मामले पर भी एक सवाल था जिसमें उन्होंने मिनिमम सबको जो है वो एक न्यूनतम पेंशन देने की उन्होंने बात पर सवाल सरकार से पूछा कि क्या जो वृद्ध लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको क्या सरकार एक मिनिमम पेंशन देने पर विचार कर रही है। और उस पर सरकार का जवाब आया कि इस तरह का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है, जैसी जो सरकार ने बताया उस हिसाब से। सर सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे मिनिमम पेंशन फॉर ऑल है क्या? देश की क्या तमाम जनता को मिलेगा ये पेंशन वाला? बिल्कुल, इसके तहत जो उम्र दराज लोग हैं, 60 के पार, उनको एक मिनिमम पेंशन देने की बात है। अभी सरकार इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 500 रुपये जो है, 200 रुपये देती है 60 से 79 वर्ष तक, और 500 रुपये देती है 80 प्लस जो बुजुर्ग हैं उनको। अब ये मांग लगातार चलती चली आ रही कि ये साहब आपने 2007-8 के आसपास इस पेंशन स्कीम को तय किया था, उसके बाद से इसकी रकम में कोई इजाफा नहीं हुआ है।
और अगर आप इसको देखेंगे तो लगभग 6-6.5 रुपये बैठते हैं पर डे के हिसाब से। जी। तो इतनी कम रकम में किसी व्यक्ति का, जो बुजुर्ग है, जिसके इलाज और खाने पीने के तमाम खर्चे, उसका गुजारा कैसे हो सकता है। और मांग ये की गई कि सरकार इसको 1,000 या 2,000 रुपये करे। जैसे EPS 95 के तहत जो बोला जा रहा है कि 1,000 की जो मिनिमम पेंशन उसको 7,500 कीजिए, 9,000 कीजिए। हाँ, तो अब EPS 95 स्कीम में तो तब भी एम्प्लॉयज़ का भी पैसा जाता है एम्प्लॉयर के जरिए, और सरकार भी अपना डिपॉजिट करती है, उस तरह से पैसा एक जाता है। लेकिन यहाँ सरकार के फंड से पूरी तरह से ये स्कीम चलती है। तो सरकार ने अभी फ़िलहाल अपना साफ इनकार किया है कि यहाँ किसी तरह का इस पेंशन को लेकर, ऐसी कोई पेंशन स्कीम लेकर आने का सरकार का इरादा नहीं है यूनिवर्सल, जो देश के तमाम जो बुजुर्गों को एक सर्टेन। मैं जहाँ तक डेटा समझ पा रहा हूँ सर, बड़ा झटका है, क्योंकि इस देश की आबादी जो है धीरे धीरे बूढ़ी हो रही है, और एजिंग पॉपुलेशन का जो है वो उनका भी जो संख्या वो भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे में अगर तमाम लोग जो है अगर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट या नेट से बाहर जाएंगे, होता क्या है विशाल कि केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें भी पेंशन देती हैं। अच्छा, पेंशन देती हैं। जो केंद्र सरकार 200 से 500 रुपये पेंशन देती है, इसके बाद जैसे दिल्ली में मान लीजिए 2,000-2,500 रुपये तक की पेंशन अलग से मिलती है, और अलग अलग राज्यों को देखें, किसी में 1,500, किसी में 1,000, इस तरह की पेंशन स्कीमें हैं। तो अगर आप कंबाइंड कर लेते हैं तो 2,500-3,000 रुपये, 4,000 रुपये का आंकड़ा राज्यों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक बुजुर्ग व्यक्ति को पहुंच जाता है। लेकिन उसमें भी समस्या ये है कि सब लोग इसका लाभ उठा नहीं पाते। अब कईयों को टाइमली पेमेंट भी नहीं मिलता सर, 2-3 महीने के बाद मिलता है। हाँ, तो जो तमाम आदमी है उसकी तो पहुंच भी नहीं है कि साहब मुझे पेंशन चाहिए, इसके लिए क्या दस्तावेज है, किस तरह से, कौन उनकी वो सारी जो औपचारिकताएं हैं। तो यहाँ बहुत बड़ा एक लैग है कि जिन लोगों को सरकार को घर जाकर देखना चाहिए कि साहब कितने आपके यहाँ घर पर ऐसे लोग हैं जो 60 साल के ऊपर के हैं। सरकार के पास तो तमाम डेटा है सर, आधार है, आधार पर एड्रेस अपडेट है, मोबाइल नंबर है। तो सरकार की कोई स्कीम अपने आप नहीं मिलती है। सरकार की स्कीम को लेने के लिए आपको सरकार के पास जाना पड़ता है। अमूमन जब आपको सरकार से को आपसे कुछ लेना है तब वो चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं। सरकार आपके दरवाजे पे आ जाएगी, सांसद विधायक सब आ जाएंगे। तो हाँ, जब जैसे आपको टैक्स है मान लीजिए आपसे, तो वो आपको वो सरकार आपसे ऑटोमेटिक ले लेती है। लेकिन अगर आपको सरकार से कुछ इस तरह की स्कीमें चाहिए, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बड़ा हैज़ल वाला मामला रहता है, जहाँ पे कि बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होंगे जिनको, और आप किसी मेट्रो से लेकर नॉन मेट्रो शहरों तक देख लीजिए, लोगों को पता नहीं कि कौन सी स्कीम के तहत उनको क्या मिल सकता है, कौन कौन से सरकारी योजनाएं जिनके फ़ायदे मिल सकते हैं। हालांकि अब सरकार किसान योजना के तहत जो आपका श्रम जो किसान वाला स्कीम है, जिसके तहत 6,000 रुपये साल के सरकार 2,000 रुपये करके 2,000 रुपये देती है। तो इस तरह की स्कीमें तमाम जो है वो चल रही हैं। फ़ायदा उठाने का किस तरह से मिल सकता है, उसकी प्रक्रियाओं को आसान बनाने की कोशिश करनी चाहिए जी। लेकिन कुल मिलाकर एक बात यह है कि यहाँ जो 1,000 या 2,000 रुपये करने की बात है, जो 2007-8 से लंबित पड़ा है, इस पर सरकार को वाकई विचार करना होगा। और गरीबों के कल्याण के लिहाज से अगर आप देखें तो ये बेहद, मुझे तो लगता है सर कि 2-3 चीज़ों पर सरकार को बहुत जो है फोकस करना चाहिए। एक तो जो है कि OPS पर सरकार ये साफ कर देगी या नहीं देगी लोगों को, कर्मचारियों को, और दूसरा EPS 95, ये मुद्दा लगातार हम लोग जो है विगत 1-2 साल से कवर कर रहे हैं, उसका भी जो है आप कहते हैं 14 साल हो गए। 3 मद बन जाते हैं विशाल, 3 जो हेड्स हैं वो निकल के आते हैं यहाँ सामने। अगर हम सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, जो तमाम पूरा यूनिवर्सल उसको देने का, एक मसला आ जाता है आपका सरकारी कर्मचारियों का जिनको पुरानी पेंशन चाहिए। एक मसला आ जाता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के एम्प्लॉयज़ का, जिनको आपको EPS 2026 कह लीजिए या EPS 1995 कह लीजिए, उसके तहत आपको एश्योर्ड पेंशन चाहिए, जहां आप 7,500 की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी कह रहे हैं कि साहब हमको बिना हमारा कुछ पैसा लगाए आप 50% हमको लास्ट ड्रॉन सैलरी का दे दीजिए जी। और तीसरी बात आती है फिर जो देश का जो तमाम तबका हाशिए पर मौजूद है, गरीब तबका है, 60 साल प्लस का है, रेडी कोमचे वाला, गिग वर्कर्स, उनका सोशल सिक्योरिटी किस तरह से इंश्योर की जाए, उसके लिए तीनों मसलों में सरकार को एक भारी भरकम जो है बजट देने की जरूरत है। मैंने
लगभग 2,20,00,000 लोगों को सरकार की तरफ से वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है अभी देश में। 2 करोड़। तो एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसको आपको इस इसमें एक पक्ष और आप छोड़ दिए सर, जो 2004 के बाद जो नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं, वो लोग भी तो डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी पुरानी पेंशन। नहीं, वही उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उनको पुरानी पेंशन चाहिए, आपकी ओपीएस हो गया, फिर आपका ईपीएस 95 हो गया, और फिर जो 2 करोड़ लोगों को अभी आप दे रहे हैं 200 से 500 रुपए, उनको चाहिए 1,000 से 2,000। तो इन 3 मदों पर अगर आप देखेंगे तो सरकार के लाखों करोड़ रुपए का सालाना का बर्डन होगा अगर सरकार इनको इम्प्लीमेंट करे। लेकिन सर, सरकार ने बताया कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2022 में जो है असंगठित क्षेत्र में कामगारों को जो है सामाजिक सुरक्षा देने का प्रावधान पहले से मौजूद है, और इन कानून के तहत जो लाभ मिलने वाले लोगों की जो लिस्ट सरकार ने दी है, वो कह रहे हैं कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, गिग वर्कर्स जैसे जो है स्विगी, जोमेटो, उबर में जो काम करने वाले लोग हैं वो, और प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो सरकार तो कह रही है कि हम लोग तो दे ही रहे हैं इसके नहीं, लेकिन जो सवाल था वो दरअसल सवाल था वृद्ध लोगों को, 60 प्लस के जो आम लोग हैं उनको पेंशन देने का। गिग वर्कर्स को के लिए सरकार लेकर आ रही है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के तहत चीज़ें, वो ठीक एक अच्छी पहल है, जहाँ पर कि जो तमाम तबका पूरी तरह से बाहर था। आप राइडर देख लीजिए, आप जो ड्राइवर हैं उनको देख लीजिए, डिलीवरी बॉयज देख लीजिए, पूरा तबका जो गिग वर्कर्स था, जो एक बड़ी इकोनॉमी है, उसको सोशल सिक्योरिटी के नेट से बाहर रखा गया था। तो उनको सरकार लेकर आ रही है, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है विशाल। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनी नहीं।